किसान भाइयों बहनों नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। और कृषि दर्शन में हमारा आज का विषय है कृषि में समसामयिक कार्य की सामयिक सलाह की। जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय खरीफ की फसलें जो हैं वो खेतों में लहलहा रही हैं। ऐसे में क्या सामयिक कार्य आप कर सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से। हमारे साथ डॉक्टर संजीव वर्मा जी हैं जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं बैतूल से। बहुत बहुत स्वागत है सर। और साथ में हमारे साथ हैं एक सफल किसान नंदकिशोर इंगले जी जो कि हरदा से हैं। स्वागत है सर आपका बहुत बहुत। कृषि में सामयिक कार्य जो इस समय करना है, कौन कौन से सामयिक कार्य हैं जो हमारे किसान भाई कर सकते हैं? देखिए, इस समय हमारा जो वर्षा की स्थिति है प्रदेश में वो बहुत अच्छी चल रही है और काफ़ी अच्छी वर्षा हो रही है, जो कि धान के लिए तो बहुत अच्छी बात है। और हमारी बाकी सभी फसलें अभी चूँकि वेजिटेटिव मतलब वानस्पतिक वृद्धि अवस्था में हमारी फसलें चल रही हैं इस समय, चाहे सोयाबीन हो, धान हो, इसके अलावा तुअर है, दलहनी फसलों में आपकी मूंग है, उड़द है, सभी जो है वानस्पतिक वृद्धि अवस्थाएं में चल रही हैं। सोयाबीन हमारे प्रदेश की प्रमुख फसल है। और मैं यहाँ पे किसान भाइयों से एक बात और कहना चाहूँगा, जो हमेशा बोलता हूँ इस मंच से, कि देखिए सोयाबीन को किसान भाइयों को नहीं छोड़ना है। वो एक ऐसी फसल है, कैश क्रॉप जिसको कहा गया है, और तुरंत आय देने वाली फसल है। बिल्कुल। तो उसकी विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है और विगत कुछ वर्षों में उत्पादन में काफ़ी कमी आई है सोयाबीन में। तो यहाँ पे हमारे किसान भाइयों को विशेष ध्यान रहना, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिन पे यदि ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। तो सबसे प्रमुख बात, सबसे पहले किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि जो हमारी सोयाबीन जो फसल है उसमें जल निकास समुचित करना अति आवश्यक है। सोयाबीन में दो ही समस्याएं जो सबसे ज़्यादा आती हैं, मैं सबसे पहले सोयाबीन को लूँ क्योंकि वो पहली फसल है हमारे प्रदेश की। तो उसमें जो सबसे बड़ी जो समस्याएं आती हैं वो है प्लांट पॉपुलेशन यानी पौध संख्या, जो पहली समस्या है, जिसको किसान भाई आमतौर पर मैं देख रहा हूँ कि विगत कुछ वर्षों से 30 से 40 किलो प्रति एकड़, 50 किलो प्रति एकड़ तक बुवाई हमारे सोयाबीन की करने लगे हैं किसान भाई। परंतु यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि आपने बीज दर यदि ज़्यादा करी है सोयाबीन में तो वहीं से उसकी समस्याएं आरंभ हो जाती हैं सोयाबीन में। आपने यदि बीज दर उसमें 25 किलो रखी है तो सोयाबीन की आपकी जो समस्याएं हैं वो 80% कम हो जाएंगी। मतलब जो सबसे बड़ी समस्या है वो सोयाबीन की है बीज दर। दूसरी है जल निकास, समुचित जल निकास की व्यवस्था। सोयाबीन में नोडुलेशन होता है, जड़ों में जड़ ग्रंथियाँ बनती हैं इस समय। तो उसमें एक बैक्टीरिया कार्य करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं। तो यदि जल भराव होगा खेतों में तो राइजोबियम बैक्टीरिया खेतों में प्रॉपर से काम मिट्टी में कर नहीं पाएगा। ऑक्सीडेशन कम होगा और श्वसन क्रिया उतनी अच्छी हो नहीं पाएगी ज़मीन के अंदर। तो इसलिए हर खेत में जहाँ आपने सोयाबीन बोया है, हर 10 फीट पे आपको जल निकास की नालियाँ बनाना है, जो पहले किसान भाई हमारे बनाते थे जब सोयाबीन आया हुआ था। जल निकास की नालियाँ बनाते थे। दूसरा है प्लांट पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए हमारे किसान भाई 24 इंची पे तक बुवाई हमारे किसान भाई करते थे। 18 से 24 इंची की बुवाई करते थे, डोरा निकालते थे, जो एक सबसे प्रमुख चीज़ है। तो जब भी मौका लगता है, जिन किसान भाइयों ने देरी से बोनी करी हुई है, यदि उनको बतर मिलती है खेतों में, तो एक बार डोरा अवश्य निकालें सोयाबीन में। जड़ ग्रंथियाँ जितनी अच्छी बनेंगी उतना फलन अच्छा होगा सोयाबीन में। और जल निकास की समुचित व्यवस्था करें। तो मक्का में भी यही स्थिति है। मक्का में जल निकास करना है इस समय हमारे किसान भाई। आएंगे सर, हम मक्का पे भी आएंगे। अभी हम हमारे जो सफल किसान हैं इनसे भी जान लेते हैं कि आप अभी कितने एकड़ में खेती करते हैं और कौन कौन सी फसलें आप लगाते हैं, इसके बारे में बताइए। 15 एकड़ में खेती करते हैं जी, जिसमें मैंने तो मक्का नहीं लगा पाया, पर हमारे बेल्ट में इस वर्ष में मक्का लगी है। और सोयाबीन बरसात के हिसाब से खरीफ फसल में, रबी में गेहूं, चना, और गर्मी में मूंग की फसल। जी, तो अभी अगर देखा जाए तो आपने जो फसलें लगा रखी है वो प्राकृतिक रूप से लगाई हैं या रासायनिक रूप से लगाई हैं? इसमें रासायनिक भी है और प्राकृतिक भी है। कितना अंतर होता है प्राकृतिक और रासायनिक में, क्या बेहतर है आपके अनुरूप? वैसे प्राकृतिक
ठीक रहती है। थोड़ा सा उत्पादन कम मिलता है लेकिन शुद्धता रहती है उसमें। और अगर उसका मतलब लागत अगर निकालो तो रासायनिक की लागत जो है ना वो अधिक बढ़ जाती है और प्राकृतिक की लागत कम रहती है। अगर पैसे का अगर अपन अंतर निकालें तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं निकलता जी। इकोनॉमिक्स में ज़्यादा अंतर नहीं निकलता। हम जानेंगे इसके बारे में और विस्तार से कि कैसे आप रासायनिक जो खेती करते हैं या प्राकृतिक खेती करते हैं उनके क्या क्या फायदे होते हैं, दोनों बातें में हम बात करेंगे। किसान भाइयों, हमारी चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और कृषि दर्शन में आज हम बात कर रहे हैं कृषि में सामयिक सलाह की, और इस विषय पर विस्तार से बातचीत कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट जो कि डॉक्टर संजीव वर्मा है बैतूल से, और साथ में हमारे साथ हैं हमारे सफल किसान जो कि नंद किशोर इंगले जी हैं हरदा से। फिलहाल हम डॉक्टर संजीव वर्मा जी से जानना चाहेंगे कि आप मक्का की बात कर रहे थे, तो धान और मक्का की फसलों में इस समय किसान भाई कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं? देखिए, सोयाबीन के बाद हम धान और मक्का हमारी प्रमुख हो गई हैं। धान का भी काफ़ी क्षेत्राच्छादन हो गया हमारे प्रदेश में। तो धान में मैं किसान भाइयों को कहना चाहूँगा, इस समय यदि उनको मौका मिलता है, जिनने SRI श्री पद्धति से लगाई हुई है या सीड ड्रिल से बोनी, हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र प्रदेश में अभी सीड ड्रिल से बोआई पद्धति का हो गया, जिसको DSR बोलते हैं, डायरेक्ट सीडेड राइस। तो उसमें सबसे विकट समस्या जाती है वो है खरपतवार प्रबंधन की सेकंड फ्लैश। मतलब क्या होता है, एक बार हमारा किसान भाई नियंत्रित कर लेता है जब वो 25 दिन की फसल होती है उसके पूर्व, मगर सेकंड फ्लैश मतलब खरपतवारों की द्वितीय आवक हो जाती है लगभग 50-55 दिन पे द्वितीय आवक हमारी धान की फसल में हो जाती है। मक्के की जहाँ तक हम लोग बात करें तो वो जो है, या धान में एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि कुछ ही अवस्था बाद धान में हमारे जो खेतों में एक समस्या आती है, झुलसा एवं ब्लाइट एवं ब्लास्ट रोगों की समस्या धान में आती है किसान भाइयों को। तो अपने खेतों की सतत निगरानी करें। जहाँ भी यहाँ लाल धब्बे पौधों में दिख रहे हैं या नोक, अपनी जो पत्तियों की नोक ऊपर से सूखती हुई आ रही है, तो उसको उनको ध्यान देना है। यदि नोक सूखती हुई आ रही है पीछे की तरफ, तो वो आपका ब्लाइट डिसीज झुलसा रोग है। और लाल रंग के जो धब्बे नाव के समान या आँखों के समान जो धब्बे दिख रहे हैं, तो वो ब्लास्ट रोग है धान का। इनसे ग्रसित जो पौधे हैं उनको सबसे पहले आपको अवांछित पौधों को या ग्रसित पौधों को खेत से निकाल देना है, ताकि वो रोग फैले नहीं, है ना। प्रबंधन के उपाय करना है। और इसके बाद यदि आपको लगता है कि ज़्यादा उसकी आमद आपके खेत में हो गई है, ज़्यादा प्रकोप हो रहा है, तो ही आपको उस पर छिड़काव करना है। तो इसके लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एवं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कोई भी कॉपर फंजीसाइड आप ले लें, उसके साथ एंटीबायोटिक के साथ उसका छिड़काव करें, तो उससे आपको ये ब्लास्ट एवं ब्लाइट रोग से, झुलसा रोग से बचत मिलेगी। और मैं बात कर रहा था मक्का की जी। तो मक्का में अभी किसान भाइयों को समुचित जल निकास की व्यवस्था करना है, क्योंकि अच्छी बारिश हो रही है, मंजरी बनने लगी है, और इस समय मंजरी बनती है तो पॉलिनेशन शुरू हो जाता है। तो किसान भाइयों को यहाँ ध्यान रखना है कि कीटनाशक का छिड़काव उस समय नहीं करना जब मंजरी निकल आई है, क्योंकि कीट जो है मक्का में पॉलिनेशन में बहुत मदद करते हैं। और वो मंजरी उस पे जब गिरती है आपके जो आपके भुट्टे के ऊपर की जो मंजरी पे, तभी पॉलिनेशन होगा, उतने ही दाने आपके भुट्टे में बनेंगे जी। तो उस समय विशेष हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना है। जब भुट्टे में छूछ भी बोलते हैं हमारे किसान भाई, उसको अपनी अपनी भाषा में अलग नाम, हम लोग मंजरी जो बोलते हैं, तो उसमें ध्यान रखें कि जब वो निकल आई है तो उस समय कीटनाशक का छिड़काव से बचें, ताकि जो है उसमें हमारे जो चींटियाँ हैं, दूसरे कीट हैं जो हमारे उपयोगी फसलों के उपयोगी कीट होते हैं हमारे खेतों में, तो वो आपके पॉलिनेशन में मदद करें, ताकि अधिक से अधिक पॉलिनेशन हो और आपका जो भुट्टा है मक्के में अच्छा भराव हो।
तो ये कुछ छोटी सी बातें हैं जो मक्के में और धान में मैंने जो बताई हैं, किसान भाइयों को इनका ध्यान रखें तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में मतलब अच्छा उत्पादन उनको मिलेगा और किसी प्रकार की हानि भी नहीं होगी। बिल्कुल, धान की और मक्के की हमने विस्तार से बात की है, हम सोयाबीन के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम नंदकिशोर जी से जानना चाहेंगे कि जैविक खेती आप जो करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैविक खेती हम गोबर की खाद तो खेत में डालते ही हैं जी। उसके बाद में बीज को जो है ना गौमूत्र और अपनी मिट्टी और ये दाल का जो पाउडर रहता है वो जी। ये सब मिला करके उसको मिक्स करके गौमूत्र के साथ में और फिर बीज उपचार करते हैं। अच्छा। और बीज उपचार करने के बाद में उसको बो देते हैं। बोने के बाद में कोई सूखे में बो के और पानी दे देता है, कोई पहले पलेवा करके और फिर बीज बोता है जी। तो वो प्राकृतिक खेती में ये जो बीज अपना जो रहता ना ये उपचार किया हुआ जी। इसमें जड़ें अच्छी आती हैं और पौधे का विकास भी अच्छा होता है और उसकी बचपन से उसमें ताकत मिल जाती है इस खेती को। जैविक खेती से आप कौन कौन सी फसलें लगाते हैं? जैविक खेती में मैं गेहूँ, अरहर और चना, मूंग। जी। और ये अभी आप अपने उपयोग के लिए लगा ये रहे अभी हैं? अपने उपयोग इससे ज़्यादा हो, इस वर्ष में गेहूँ मेरे पास ज़्यादा हो गया था जी। तो है बेचने के लिए वो कोई कोई लोग खरीदते भी हैं। वो गेहूँ थोड़ा सा महंगा है जी। जो शुगर फ्री गेहूँ है वो सोना मोती अभी आपको मैं दिखा दूंगा, जी। लाया भी हूँ साथ में। जी। क्या आप खेती के साथ पशुपालन भी करते हैं? पशुपालन भी करते हैं, 4-5 गैया हैं जी। भैंस वैंस नहीं है और आम का बगीचा भी लगा हुआ है मेरा। क्या बात है। तो किस प्रकार से करते हैं, दोनों को सामयिक कैसे बिठाते हैं? अब गैया वगैरह तो जो है वो अलग रहती हैं, सुबह शाम दोपहर 3 बार उनको देखना पड़ता है, घास भूस देना पड़ता है। अब खेत में आम के पौधे लगे हुए हैं, उनको भी समय समय पे मजदूरों से कुछ अपन मिल करके उन पे मिट्टी चढ़ाना, कटिंग करना, ये करना, जी। ये कार्य करते रहते हैं उसमें। तो वो ज़्यादा उसमें हैवी काम नहीं होता, धीरे धीरे चलता रहता है। बिल्कुल। हम नंदकिशोर जी आपसे और जानेंगे कि कितनी लागत होती है और क्या इसके बारे में जानेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम संजीव जी से जानना चाहेंगे कि हमने सोयाबीन के बारे में अब क्योंकि बात करना ज़रूरी है, इस समय बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे में सोयाबीन का रख रखाव हम कैसे कर सकते हैं? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था हमारे किसान भाई सोयाबीन छोड़ते जा रहे हैं। उसकी कुछ वजह हैं जो मैंने बताई, 2 या 3 वजह हैं जो प्रमुख हैं। अब उसमें बात आती है इस समय सोयाबीन में हमारे किसान भाई को क्या करना चाहिए। इस समय हमारे किसान भाइयों को सोयाबीन की सतत निगरानी करना चाहिए, क्योंकि बारिश बहुत अच्छी हो रही है इस समय और निगरानी अति आवश्यक है। इस समय ही रोगों का प्रकोप बढ़ता है सोयाबीन में, तो ध्यान दें अपने खेतों में। यदि कहीं भी पत्तियों पे धब्बे देखने को मिल रहे हैं, पीली पत्ती रोग मिल रहा है, ऐसे ग्रसित पौधों को निकाल के नष्ट करें। दूसरा एक और है, मैंने कहा बीज मात्रा ज़्यादा लगाने से एक और नुकसान हमारे किसान भाइयों को होता है, वो सबसे प्रमुख है, वो कीटों का प्रकोप होता है। तो सोयाबीन में 2 या 3 तरह की इल्लियाँ बहुत प्रकोप करती हैं, जिसमें सेमी लूपर जिसको हम बोलते हैं कुंडलक इल्ली, दूसरा है हमारा टोबैको कैटरपिलर जो पत्तियों को छन्नी बना देती है लगभग, टोबैको कैटरपिलर, तंबाकू की इल्ली बोलते हैं जिसको हम। और एक और हमारे जो कीट का प्रकोप अधिकतर देखने को मिलता है सोयाबीन में, वो गडल बीटल। तो जो ऊपर से और एक और नया है वो आजकल हो गया स्टेम फ्लाई, तना छेदक इल्ली। तो ये 4 कीटों का प्रकोप आमतौर पे सोयाबीन में देखने को मिलता है। और स्टेम फ्लाई का प्रकोप इस समय मतलब जो तना के अंदर घुस जाती है जो इल्ली, वो है तना छेदक, और वो अंडी जो तितली देती है तने में छेद करके, तो वो गडल बीटल है। तो इस तरह से उन्हें किसान भाइयों को ये ध्यान देना है कि कौन सी इल्ली का प्रकोप, यदि चने में छेद दिख रहा है तो तना छेदक इल्ली का प्रकोप आपके सोयाबीन में हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी है इस समय आपको लगातार अपनी फसल की निगरानी करते रहना। किसान भाइयों, हमारी चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए
6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और कृषि दर्शन में आज हम बात कर रहे हैं कृषि में सामयिक सलाह की, और इस विषय पर विस्तार से बातचीत कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट जो कि डॉक्टर संजीव वर्मा है बैतूल से, और साथ में हमारे साथ हैं हमारे सफल किसान जो कि नंद किशोर इंगले जी हैं हरदा से। और यहाँ पे हम जानना चाहेंगे नंद किशोर जी से कि आप जो जैविक खेती लगाते हैं, क्या आप उसका उपचार भी करते हैं, जीवामृत वगैरह का उपयोग करते हैं आप? हाँ, बराबर करते हैं। किस प्रकार करते हैं? जीवामृत से तो उपचार करते हैं, और जो जीव घनामृत होता है, और तो उसमें 10 लीटर गोमूत्र लेते हैं, उसमें 5 किलो गोबर और पत्तियां नीम की, और जो कड़ी पत्तियां होती हैं जी जी। जंगल में जो भी मिल जाए, हाँ हाँ। जो जिसको पशु नहीं खा पाते हैं ना, ऐसी पत्तियां डाल करके और उसको गला करके और फिर उसका छिड़काव करते हैं। जी। और जैसा कि आपने बताया कि ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी होती हैं। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि नए जो इस समय किसान हैं, जो युवा किसान हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे, किस प्रकार से वो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं और अपनी खेती को बेहतर बना सकते हैं? उन लोगों को भी हम सलाह यही देते हैं कि लागत कम हो और फसल अच्छी मिले। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आप रासायनिक से कम हो करके और अपनी प्राकृतिक खेती की ओर आओ, और उसके बाद में आप सब्जियों की खेती, अभी हमारे बेल्ट में ज़्यादा मिर्च की खेती होना शुरू हो गई है। मिर्च में अनाधुंध दवाइयाँ चलती हैं, नीचे से भी और ऊपर से भी और सब तरफ से, लेकिन उनको मैं सलाह यही देता हूँ कि आप इसका वो करो, तो वो मानते भी हैं और करना चाहते भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूरी भी है। हाँ। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे, संक्षेप में जानना चाहेंगे कि इस समय जो बारिश का मौसम है, इस प्रकार इसमें कैसे अपनी फसलों का हमें ध्यान रखना है, कुछ टिप्स अगर आप दें हमें किसान भाई। देखिए, सबसे प्रमुख है किसान भाई अपने खेतों पे सतत जाएं। मैंने जैसा कि शुरू में बताया, सतत निगरानी रखें। जब बारिश होती है तो हम गुलगुले खाने में लगे रहते हैं, भजिए खाने में लगे रहते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें, खेतों की सतत निगरानी करें। जल निकास सबसे पहले करें अपने खेतों में, जहाँ भी पानी भर रहा है निकास की व्यवस्था करें खेतों में, और कीटों पर निगरानी रखें और बीमारियों की निगरानी रखें। कहीं भी आपको कोई पौधा अलग टाइप का अपनी फसल से दिख रहा है तो निश्चित तौर पे आपके खेत में कीट या व्याधि का प्रकोप आ गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने बहुत ही धन्यवाद महत्वपूर्ण किसान जानकारियाँ दी हैं हमारे किसान भाइयों को, और उम्मीद करते हैं कि वो इसका लाभ भी उठाएंगे। और अंत में हम धन्यवाद देंगे नंद किशोर जी का, आपने भी बहुत रोचक जानकारी हमारे साथ, हमारे किसान भाइयों के साथ साझा की है। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। समय हो चुका है कृषि जगत से जुड़ी हुई खबरों को जानने का, तो आइए एक नज़र डाल लेते हैं खबरें खेती की पर। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं क्या है खास आज कृषि समाचारों में। जीएसटी सुधार से कम होंगे कृषि आदानों के दाम। केंद्र सरकार ने लॉन्च किया कपास किसान ऐप। उर्वरक वितरण सुचारू रूप से करने के निर्देश। मौसम की मार से बेसहारा नहीं रहेगा किसान, और किसानों के लिए स्थापित होंगे ग्रेडिंग प्लांट्स। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जीएसटी सुधार का असर कृषि आदानों की कीमतों पर परिलक्षित होगा। कृषि आदानों विशेषकर ट्रैक्टर, पावर टिलर, सुपर सीडर, मल्टी क्रॉप थ्रेशर, हार्वेस्टर, कीटनाशक एवं उर्वरकों की विक्रय दरें कम होंगी। इसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कृषि आदानों के दाम कम होने से किसानों की उत्पादन लागत कम होगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि खेती की लागत
लागत कम होने से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। श्री चौहान ने बताया कि कई कृषि आदानों पर जो जीएसटी 18 एवं 12% थी उसे 5% कर दिया गया है। इसके साथ ही दूध, पनीर एवं अन्य डेयरी उत्पादों पर जीएसटी शून्य होने से किसानों के साथ ही आम उपभोक्ता को भी फायदा होगा। कृषि मंत्री ने बताया कि सिंचाई के आधुनिक उपकरणों जैसे ड्रिप, स्प्रिंकलर के ऊपर जीएसटी कम करने से इनका उपयोग कम खर्च में बढ़ेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के हितों के साथ भारत सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। यूरिया एवं डीएपी की उपलब्धता के संबंध में बताया कि देश में इन उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। उर्वरकों की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कपास किसान नाम का एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। भारतीय कपास निगम द्वारा विकसित यह ऐप एमएसपी पर कपास की खरीद प्रक्रिया को सुगम, पारदर्शी और कुशल बनाने का काम करेगा। इस ऐप के लॉन्च को डिजिटल इंडिया की दिशा में एक अहम कदम बताते हुए श्री सिंह ने कहा कि किसानों को समर्पित यह मोबाइल ऐप किसानों के लिए कपास बेचने की प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने आगे कहा कि यह ऐप किसानों को किसी भी तरह की संकटपूर्ण बिक्री से बचाने और डिजिटल इंडिया के विजन को रफ्तार देने की हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि जिलों में उर्वरक वितरण के संबंध में जिला प्रशासन आवश्यक व्यवस्था बनाए और उपलब्ध उर्वरक की उचित वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से निरंतर संवाद और संपर्क में रहें। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रदेश के अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों और जिलों में उर्वरक वितरण की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित सभी जिले के कलेक्टर एवं संबंधित अधिकारी वर्चुअली जुड़े। डॉक्टर यादव ने कहा कि जिलों में उर्वरक उपलब्धता की सघन समीक्षा की जाए, साथ ही जिले में उपलब्ध उर्वरक के स्टॉक की जानकारी जनप्रतिनिधियों से भी साझा करें। इससे किसानों को जिले में उर्वरक उपलब्धता की वास्तविक स्थिति से अवगत कराने में मदद मिलेगी। जिला प्रशासन डबल लॉक, पैक्स और निजी विक्रय केंद्रों का आकस्मिक सत्यापन और उनकी मॉनिटरिंग अनिवार्य रूप से करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के 11 जिलों के 17,500 किसानों को 20 करोड़ 60 लाख रुपए बाढ़ राहत राशि का वितरण किया। डॉक्टर यादव ने बीते दिनों प्रदेश में अतिवृष्टि के कारण फसलों को हुई क्षति के मुआवजे के रूप में प्रभावित किसानों के खाते में सिंगल क्लिक के जरिए इस राहत राशि का हस्तांतरण किया। डॉक्टर यादव ने प्रभावित किसानों से वर्चुअल संवाद करते हुए कहा कि प्रदेश के अन्नदाताओं की खुशहाली और उनकी मुस्कान ही हमारी सरकार की ताकत है। मौसम की मार में हम किसानों को बेसहारा नहीं रहने देंगे। डॉक्टर यादव ने अन्नदाताओं को भरोसा दिलाया कि प्रदेश का कोई भी किसान मौसम की मार पर बेसहारा नहीं रहेगा। हमारी सरकार सुख दुख सहित हर परिस्थिति में किसानों के साथ है। सबको राहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यक्रम में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा सहित अन्य विभागीय वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। मंडियों को सर्व सुविधा युक्त एवं हाईटेक बनाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड वित्तीय वर्ष 2025-2026 में मध्य प्रदेश के किसानों की सुविधा के लिए क्लीनिंग, ग्रेडिंग एवं पैकेजिंग प्लांट्स की स्थापना मध्य प्रदेश की विभिन्न 20 मंडियों में करने जा रहा है। इन प्लांटों की स्थापना होने से किसान भाइयों द्वारा मंडी प्रांगण में लाई गई कृषि उपज गेहूं, सोयाबीन, धान, चना, मक्का, मूंग आदि का निःशुल्क क्लीनिंग, ग्रेडिंग करवा सकेंगे। ग्रेडिंग कार्य कराने से किसान भाइयों को उनकी उपज का उचित मूल्य मंडी प्रांगण में प्राप्त होगा। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश की 20 मंडियों में 5 टन प्रति घंटा तथा 10 टन प्रति घंटा की क्लीनिंग, ग्रेडिंग एवं पैकेजिंग यूनिट्स इसी वित्तीय वर्ष में स्थापित की जा रही हैं। इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं। तो किसान भाइयों, आज कृषि समाचारों में फिलहाल इतना ही और इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज हमने बात की है कि कृषि में समसामयिक कार्य आप कैसे कर सकते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। ऐसे में कैसे आप अपनी सभी फसलों का ध्यान रख सकते हैं, इसके बारे में हमने विस्तार से जाना है। साथ ही हमने जाना है कि कौन कौन सी दवाइयों का आप उपयोग कर सकते हैं, कौन कौन से रोग इस समय है और कैसे आप उनका उपचार कर सकते हैं। सभी बातों के बारे में हमने विस्तार से जाना है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आज के हमारे इस अंक में फ़िलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात करेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।